सभी को मेरा नमस्कार। मैं अतीत में दबे पांव पाठ के दूसरे भाग के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पहले भाग में हमने देखा स्तूप, महाकुंड और नगर नियोजन के बारे में। इस दूसरे भाग में हम ओम थानवी जी के साथ यात्रा कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की, और हम देखेंगे खेतीहर, पशुपालक और नगर सभ्यता। अर्थात ये मोहनजोदड़ो जो 5000 साल पहले की सभ्यता है, ये खेतीहर सभ्यता थी। खेती की जाती थी, पशुओं को पाला जाता था और एक पूर्ण रूप से नगर सभ्यता थी, विकसित नगर सभ्यता थी। तो आइए चलते हैं ओम थानवी जी की इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए और आगे का पृष्ठ पढ़ते हैं। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई हैं। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार हैं। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खास तर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों को 3 कतारें हैं। 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जगजाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। वर्षों यह माना जाता रहा है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी ज़रूरी बातें इस के दौरान आई हैं, हम उन्हें देखते हैं। एक तो ये धूसर ईंटें जो यहाँ पे मिली हुई हैं, विशिष्ट पहचान है। इसके साथ दूसरी व्यवस्था है ढकी हुई नालियाँ। नालियाँ तो है, ढकी हुई है। आज भी हम आधुनिक युग में जी रहे हैं और बहुत से नगरों में नालियाँ खुली मिल जाती हैं। तो ऐसे समय में हम देखें कि 5000 साल पूर्व की जो सभ्यता है वो कितनी ज़्यादा सभ्य सुसंस्कृत रही होगी कि वहाँ नालियों को ढक कर रखा जाता था। तो नालियों को ढकने की व्यवस्था है। पानी निकासी का सुव्यवस्थित नियोजन है, बहुत अच्छा बंदोबस्त है। तो ये नगर व्यवस्था की विशेषता है। आप जब डिस्क्रिप्टिव उत्तर लिखें तो आप उसमें इसका जिक्र कर सकते हैं कि जल निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। अब महाकुंड के बाद इन्होंने गढ़ की परिक्रमा की। लेखक ने कुंड के दूसरी तरफ इन्होंने देखा कि विशाल कोठार है। ये संभवतः कोठार के चित्र हैं। विशाल कोठार है। कोठार अर्थात अनाज का भंडार। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था, मतलब टैक्स के रूप में जो अनाज वसूला जाता था उसको यहाँ पर इकट्ठा करके रखा जाता होगा। ये कैसे अंदाज लगाया गया? क्योंकि इसमें चौकियाँ बनी हुई हैं और हवादारी है, अर्थात हवा आने जाने की व्यवस्था है। इसको देखकर ऐसा कयास लगाया गया है, अर्थात ऐसा अंदाज लगाया गया है कि ये कोठार है। यहाँ बैलगाड़ियों का प्रयोग भी होता था। किस लिए? ढुलाई के लिए या आवागमन के लिए। ये इसके साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया है कि बैलगाड़ियों के माध्यम से अनाज लाया जाता होगा और इन कोठारों में रखा जाता होगा। तो ऐसे ही कोठार हड़प्पा में भी पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो दौर है ये व्यापार का ही नहीं है बल्कि उन्नत खेती का भी दौर था। अर्थात खेती होती थी और खेती को भी कर के रूप में अनाज वसूल के उसको यहाँ पर रखा जाता होगा। तो इससे पता चलता है कि ये खेतीहर सभ्यता है। साथ ही नगर नियोजन इतना सुंदर, इतना सुव्यवस्थित है कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है। नालियाँ ढकी हुई होती थी। ये सारी बातें बताती हैं कि ये सभ्यता बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। आगे देखते हैं। घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, इसका आयात करते थे। ये हम थोड़ा सा और छूट गया है। घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। मतलब पहले ऐसा कहा गया है, कई जगहों पे ये बात आई है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो अन्न की पैदावार नहीं करते थे बल्कि वो इम्पोर्ट करते थे, आयात करते थे। किंतु नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है। जो नई खोजें हुई हैं उससे ये पता चला है कि यहाँ पर खेती की जाती थी, इसलिए ये पुरानी बात कि ये आयात ही होता था अनाज, ये निर्मूल साबित हुई है। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं
कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। तो ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है कि ये खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। यहाँ पर लोहे की मात्रा नहीं पाई गई है, इससे पता चलता है कि शुरुआत में लोहे की धातु यहाँ पे नहीं थी। हाँ, पत्थर और तांबे की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। अर्थात सिंध के एरिया में पत्थर पाया जाता था और तांबे की खानें राजस्थान वाले इलाके में पाई जाती थी। इनके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण उपयोग किए जाते थे। तो यहाँ बहुत सारे MCQ बन जाते हैं। थोड़ा सा हमारा निशान लगाने की टेक्निक थोड़ी गड़बड़ हो रही है, देखते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं कि हमने खेती की सभ्यता को दिखाया है कि किस तरह से खेती होती थी। तो आप इसमें अंडरलाइन करिए, यह खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। कौन सी धातु पाई जाती थी? पत्थर और तांबा। लोहा शुरुआत में नहीं था। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण मिलते थे। इसे भी आप अंडरलाइन करिए। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ की दृष्टि से। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। रबी की फसल, रबी इसको आप याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं? रबी का मतलब रबी से बना हुआ है, रबी अर्थात सूर्य। तो जिस सीज़न में सूर्य की धूप अच्छी मिलती है, अर्थात ठंड का मौसम, उस सीज़न में जो फसल आती है उसको रबी की फसल कहते हैं। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। अर्थात वह सभ्यता का बहुत ही समृद्ध युग था, धीरे धीरे वो सूखे में तब्दील हो गया। तो यहाँ आप यह प्रश्न अंडरलाइन करिए कि इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। फिर कौन कौन सी फसल ली जाती थी उसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं कपास का। कपास, ये जो आपको दिख रहा है ये कपास है। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। इसे भी अंडरलाइन करिए। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं, अर्थात कपास का बीज यहाँ नहीं मिला पर बाकी सबके बीज मिले हैं और उनको परखा भी गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर क्या मिला है? सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। मतलब दुनिया में सूत के 2 नमूने प्राप्त हुए हैं, उसमें से एक नमूना यहाँ मिला है। दूसरा सूती कपड़ा कहाँ मिला है? 3000 ईसा पूर्व जॉर्डन में मिला था। तो 2 प्रकार के 2 सूत के कपड़े मिले हैं, एक जॉर्डन में मिला है और दूसरा मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, अर्थात कताई और बुनाई तो होती ही थी, रंगाई का काम भी होता था। ये कैसे पता चला? रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था। छाल्टी अर्थात लिनन का कपड़ा और ऊन यहाँ सुमेरु से आयात होता था। तो इसे भी आप ध्यान रखिए कि सुमेरु से आयात होने वाले कपड़े कौन से थे? लिनन और ऊन। शायद सूत उनको निर्यात होता होगा और यहाँ पर होता था सूत, तो सूत उन्हें निर्यात होता था और वहाँ से आयात होता था लिनन और ऊन। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ है, अर्थात सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सूत निर्यात किया जाता था। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग हुआ है। तो ये इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। मेसोपोटामिया के शिलालेख में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कपास की भी खेती होती थी, उसके साथ ज्वार, बाजरा, रागी और फल भी उगाए जाते थे, खजूर, खरबूजे, अंगूर, बेर। कपास की खेती के लिए उसके बीज तो प्राप्त नहीं हुए, परंतु सूत का कपड़ा मिला है। दुनिया में 2 प्रकार के सूत के कपड़े मिले हैं, एक जॉर्डन में और एक मोहनजोदड़ो में। निर्यात और आयात के बारे में भी बताया गया। व्यापार से संबंधित बात है कि यहाँ पर कताई और बुनाई ही नहीं, रंगाई भी होती थी क्योंकि उसका कारखाना मिला है। लिनन और ऊन
का आयात होता था सुमेर से, और सूत का निर्यात होता था मध्य एशिया और यूरोप में सदियों हुआ है। तो ये सारी बातें हैं जो अंडरलाइन करने लायक है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। नीचे आप एक नक्शा देख सकते हैं। इस नक्शे पर हमने पहले खंड में भी चर्चा की थी। इसमें फर्स्ट स्ट्रीट दिखाई गई है, और जो लोअर बस्ती है, नीची बस्ती जिसको कहा गया है, लोअर टाउन, उसको भी दिखाया गया है। तो महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। अर्थात माना गया है कि ये जो बड़ा दालान है खुला हुआ और आसपास कमरे हैं छोटे छोटे, ये ज्ञानशाला रही होगी। तो ये ज्ञानशालाएं धार्मिक अनुष्ठानों में ये सटी हुई होती थी। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा माना जा सकता है। इसे भी अंडरलाइन करिएगा। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। भग्न अर्थात टूटी हुई इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। इसे भी अंडरलाइन करिए कि एक टूटी हुई इमारत जिसमें 20 खंभे हैं, वो क्या है? वह राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। अब लेखक गढ़ की 4 दीवारी को पार करके बस्तियों की तरफ चलते हैं। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पे बनी है। यहाँ पे आप निचला टाउन दे सकते हैं, लोअर टाउन। तो निचले टीले पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कह के भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं, और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। आप तीसरे चित्र में देख सकते हैं, एक गोल आकार का आपको मीनार की शक्ल का कुआं दिखाई दे रहा है। मतलब खुदाई के पश्चात ये स्थिति है कि ये कुएं ऐसा लगता है कि ये मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती। इसे भी अवश्य रेखांकित करिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी गया है, मैंने इसे पेपरों में देखा है। तो पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उलट था। अर्थात वहाँ पे पूरब की बस्तियाँ रईसों की बस्तियाँ थी, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती थी पूरब की बस्तियों में। तो इस पेज में आपने देखा कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, इसके अलावा 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल जिसको राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र कह सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने देखा नीचे छोटे टीलों पर बना हुआ नीचा नगर, ठीक। इसके अलावा आपने देखा कुएं जो मीनार की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं, और रईसों की बस्ती जो पूरब में बसी हुई है। ज़्यादा कुएं, अर्थात जो रईसों की बस्ती होती थी उसमें चौड़ी सड़कें होती थी, ज़्यादा कुएं होते थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। अर्थात मोहनजोदड़ो में जितने पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज की है, खुदाई की है, तो जिस व्यक्ति ने जिस स्थान पर खुदाई की है उस इलाके को उसी के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे D.K. हल्का, हल्का अर्थात एरिया जो है, क्षेत्र है। D.K. अर्थात दीक्षित काशीनाथ, अर्थात काशीनाथ दीक्षित ने जिस एरिया में खुदाई की उस हल्के को नाम दे दिया गया D.K. हल्का। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। D.K. क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। इसे भी आप अवश्य रेखांकित करें। यह प्रश्न आ सकता है कि मुख्य सड़क अर्थात फर्स्ट स्ट्रीट जो 33 फीट चौड़ी है, आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, ये किस हल्के के अंतर्गत आती है? ये D.K. हल्के के अंतर्गत आती है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो के 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात यहाँ पर 3 तरह के वाहन चलते थे। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी।
इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती थी, अर्थात वे क्रॉस कर सकती थी। इतनी चौड़ी सड़क है ये। यह सड़क वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी बाज़ार था, अर्थात बाज़ार में सामान ले जाने लाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता हो। तो इस पैरा में आपने देखा कि जो ऊंची बस्ती होती थी उस पर ज़्यादा सुविधाएं होती थी, और यहाँ जो हलके के नाम हैं वो पुरातत्ववेत्ताओं के नाम पर उन हलकों को नाम दिया गया है, जिसमें डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है। इस डीके हलके में ही फर्स्ट स्ट्रीट भी मिली है जो सबसे चौड़ी है, जहाँ पे 2 बैलगाड़ी आसानी से आ जा सकती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। कौन सी सड़क? फर्स्ट स्ट्रीट। इसके दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। आप नीचे चित्र देख रहे होंगे। एक जो पहला चित्र है ये चंडीगढ़ की ग्रिड शैली का चित्र है और दूसरा मोहनजोदड़ो का है। तो आप यहाँ पे हम दोनों की तुलना करेंगे जो दिखाई गई है यहाँ पे, कि यहाँ पर कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं, अर्थात मुख्य सड़क पे किसी भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की थी। इस कार्बूजिए नाम को आप याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। चंडीगढ़ की नगर नियोजन कार्बूजिए के नाम से जाना जाता है। कार्बूजिए ने ही चंडीगढ़ का नगर नियोजन किया था। तो ये 50 साल पहले ही हुआ है, जबकि जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वो 5000 साल पहले की है। तो यही शैली उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले कहाँ घुसना होगा? सेक्टर में। सेक्टर से फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजी ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली थी? यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि लेखक भी जानना चाहते हैं कि क्या कार्बूजिए ने मोहनजोदड़ो से ही यह सीख ली थी। कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होगी। अर्थात यहाँ अनुमान लगाया गया है कि जिस तरह से मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क पर कोई घर नहीं खुलता है, वैसे ही चंडीगढ़ में भी है। और चंडीगढ़ का निर्माण 50 साल पूर्व हुआ, जिसे कार्बूजिए ने बनाया। तो यह शायद पद्धति उन्होंने मोहनजोदड़ो से ही सीखी होगी। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है। समांतर अर्थात समान अंतर पर मुख्य सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियाँ हैं। ये एक सभ्य समाज की विशेषता है। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। आज भी कई गांवों में हमारे यहाँ वॉशरूम की सुविधा नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ ये इतनी सभ्य नगर योजना थी कि यहाँ हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर हौदी तक आती हैं। हौदी अर्थात जो जहाँ पर पानी जमा होता है, गंदा पानी, और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं ये खुली है पर ज़्यादातर बंद है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ईंट की एक लाइन दिख रही है, वो ढकी हुई नाली है। कहीं कहीं खुली नालियाँ भी हैं, परंतु ज़्यादातर ढकी हुई हैं। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। जो छोटी सड़कें होती थी वो 9 से 12 फुट चौड़ी होती थी, इसे भी रेखांकित करिए। बड़ी सड़क 33 फुट चौड़ी हमने देखी। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। आप देख सकते हैं गोल आकार का जो कुआं बना है, आसपास कितनी अच्छी उसकी ईंट की बाउंड्री बनी हुई है। इतिहासकार कहते हैं, तो अब हम आगे पढ़ने के पहले इस पैरा को देख लें कि यहाँ उन्होंने नाली की व्यवस्था के बारे में बताया है कि जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। नालियाँ ढकी हुई होती थी और ये स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदे बहुत ज़्यादा सजग रहे होंगे। बस्ती में छोटी सड़कें भी हैं, छोटी गलियाँ भी हैं, परंतु कुएं और नालियाँ ये सब बहुत अच्छे से ईंटों से बनाए गए हैं। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी नगर नियोजन की व्यवस्था है। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची है। इतिहासकारों का क्या मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी पहली सभ्यता है, ज्ञात सभ्यता अर्थात जिसके बारे में हमें जानकारी मिली। तो ऐसी पहली ज्ञात संस्कृति है जो भूजल तक पहुंच गई है। कैसे? कुएं खोदकर। कुएं में जो पानी आता है वो भूमि के नीचे का आता है, उसे हम भूजल कहते हैं। उनके मुताबिक केवल
मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। इसे भी अंडरलाइन करिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो अगली लाइन देखिए, नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, ये 5 चीज़ें। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको पीछे देखने मिलेगा अभ्यास के प्रश्नों में। क्या इसको हम जल संस्कृति कह सकते हैं? तो इन्हीं 5 चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ सिंधु नदी है, 700 लगभग कुएं हैं, महाकुंड है, प्रत्येक घर में स्नानागार है और बेजोड़ पानी निकासी की व्यवस्था है। नालियाँ ईंटों से बनी हुई है और ढकी हुई है। तो ये सब साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो जल संस्कृति है, अर्थात यहाँ जल की कोई कमी नहीं रही होगी। ये कुएं का एक चित्र पुस्तक में दिया गया है और ऐसा ही चित्र हमने ये गूगल से साभार ग्रहण किया है। आप देख सकते हैं सिमिलरिटी। यदि पुस्तक का चित्र क्लियर ना हो तो आप इससे भी देख सकते हैं कि कुएं इतने गहरे होते थे, ईंटों से पूरी तरह से बने हुए, किंतु खुदाई के दौरान ये बिल्कुल मीनार की शक्ल में ऊपर निकल आए हैं। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का DKG कहलाता है। DKG, डी अर्थात दीक्षित, के अर्थात काशी, काशीनाथ। तो ये DKG हल्का ये पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर है। इनके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी, अर्थात बड़ी बस्ती में जो DKG हल्का है वहाँ की दीवारें कैसी होती थी? ऊंची और मोटी। इसे अंडरलाइन करिए। और इसका मतलब क्या निकाला गया है कि ये 2 मंजिलें इमारत रही होगी, नीचे की मोटी बनाई जाती होगी ताकि उसके ऊपर दूसरी दीवार खड़ी की जा सके और वो उसका वजन सह सके। कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शहतीरों की जगह हो। शहतीर वो होती है, आपने कभी घरों में जब घर बनते हैं, बनाए जाते हैं, तो आपने मिस्त्रियों को काम करते देखा होगा कि वो लकड़ी के पाटे घुसाते हैं ईंटों के बीच में। तो ईंटों के बीच में एक एक ईंट की जगह छोड़ी जाती है, वहाँ वे लकड़ी का एक मचान की तरह बनाते हैं और उस पर चढ़ते हैं। उसे शहतीर कहा जाता है। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंट, और ईंट का अनुपात क्या है? 1:2:4। इसे आप अवश्य याद रखें और अंडरलाइन कर लें। यहाँ पे जो ईंट है वो एक ही आकार के थे, 1:2:4। सभी भट्टी में पकी हुई। हड़प्पा से हटकर जहाँ पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियाँ ही अनगढ़ पत्थरों की ढकी दिखाई गई हैं। मतलब यहाँ पत्थर का मामूली प्रयोग भी हुआ है और कहीं कहीं नालियों को ईंटों से नहीं पत्थरों से भी ढका गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि DKG हल्का में मोटी दीवार, ऊंची दीवार है, जिससे पता चलता है कि ये 2 मंजिलें रही होंगी। शहतीरों के लिए दीवारों में छेद मिले हैं। ईंट का अनुपात याद रखने लायक है, 1:2:4, और साथ ही यहाँ पत्थरों से ढकी हुई नालियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो ये इस पैरा से हमने सीखा। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। ठीक है, इसे भी रेखांकित करें कि जो पहले का एंट्रेंस वाला दरवाज़ा होता है वहाँ केवल दरवाज़ा है, खिड़की नहीं है। खिड़कियाँ शायद ऊपर की दीवार में रहती हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियाँ ज़रूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ कुछ उद्यम होता होगा। उद्यम अर्थात कोई उद्योग धंधा चलता होगा, जैसे कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडहर हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों में हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अंदाज़ लगाया गया है कि जो बड़े घर हैं जिनमें बड़े बड़े आंगन हैं, वहाँ पे अवश्य कोई कुम्हारी का बिजनेस या धातु कर्म अर्थात लोहार, बढ़ई, इस तरह के काम होते होंगे। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में है। ज़्यादातर घरों का आकार लगभग 30x30 फुट का होगा। इसे भी अंडरलाइन कर दीजिए, घरों के आकार 30x30 फुट। कुछ इनसे दुगने और तिगने आकार के भी हैं। इनकी वास्तुशैली कमोवेश एक सी है, ज़्यादातर एक सी वास्तुशैली है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। इसे भी अंडरलाइन करिए। 2 आंगन और 20 कमरों वाला घर है वो किसका घर माना जाता है? मुखिया का घर। तो
यहाँ आपने देखा कि खिड़कियाँ प्रवेश द्वार के अलावा, मतलब प्रवेश द्वार पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं आसपास। अंदर या ऊपर की मंजिल पे अवश्य खिड़कियाँ बनाई जाती थी। और जो बड़े आंगन वाले घर हैं वो वहाँ पर कोई उद्यम होता होगा। और घरों की ज़्यादातर जो आकार है वो 30 गुना 30 फुट का है। और वास्तुशैली लगभग सबकी एक सी है। मुखिया का घर जो है उसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। इतनी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य हैं। तो इस खंड में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं अगले खंड में, उसमें हम मोहनजोदड़ो में प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी सामग्री मिली और उनसे हम क्या अनुमान लगाते हैं। तो जुड़े रहिए अगली कड़ी के लिए। धन्यवाद।